pain has been the biggest teacher that has been in my life. And पेन जो है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं रॉकस्टार मूवी जैसे वो पेन के पीछे चला जाऊँ और क्रिएटिव बन जाऊँ, नहीं, वो नहीं. पेन का मतलब वो कि जब सोना तपता है ना, तो सोना जो है वो भट्टी में डाला जाता है, ठीक है, वहाँ तपता है वो. मैंने अपनी भट्टी खुद जलाई है अपनी लाइफ में, और मैंने अपने आप कूद गया हूँ मैं उसमें. आई वॉज हैविंग अ गुड जॉब, आई वॉज हैविंग सब कुछ था, लेफ्ट दैट एंड देन स्टार्टेड माई वेंचर. इस इंट्रोडक्शन को मैं काफ़ी छोटा रख लूँ क्योंकि जो मेन वीडियो है वो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है. आज के जो हमारे गेस्ट हैं मिस्टर स्वप्निल तिवारी ए.के. मैडमैन. ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग पर्सन आई हैव एवर मेट इन माई होल लाइफ. उन्होंने जो अचीव किया अपनी लाइफ में, उन्होंने जो किया है दूसरों के लिए, जो उन्होंने लोगों को हेल्प की है, उनको एक नई राह दिखाई है, वो सच में बहुत ज़्यादा इंस्पायरिंग है और काफ़ी लोगों की लाइफ चेंज कर सकता है. उनके सिर्फ अचीवमेंट की बात की जाए तो ही इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट पर्सन टू बी एवर मेंशन इन अ फोर्ब्स मैगजीन. ही इज़ अ यूनेस्को एम्बेसडर. ही इज़ 2018 द पीस अवार्ड विनर. ही इज़ अ टेड टॉक स्पीकर. उनकी जो सोशल एंटरप्रेन्योर है वो, और जो उनके वेंचर हैं द लिव मैट फाउंडेशन और द लाइट मिशन, उससे वो आज भी काफ़ी सारे लोगों की लाइफ चेंज करते हैं, लोगों को डिप्रेशन से बाहर निकालते हैं, लोगों को सुसाइड करने से रोकते हैं और उनको एक नई राह दिखाते हैं, एक नई होप देते हैं अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए. जो उनकी स्टोरी है, जो उन्होंने अपनी लाइफ में किया है, जिस दौर से वो गुजरे हैं और उससे निकल के आज वो जहाँ तक आए हैं, वो इतनी ज़्यादा इंस्पायरिंग है कि आपको वो इतना ज़्यादा इंस्पायर कर सकती है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करो. जो ये वाला एपिसोड है वो 2 पार्ट में आएगा. ये उसका पहला पार्ट है, एक नेक्स्ट पार्ट आपको अगली बार मिलेगा. अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हो तो आपको इतना ज़्यादा इंस्पिरेशन मिल सकता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करो, किसी के लिए कुछ अच्छा करो ताकि लोगों की हेल्प हो सके. सो कोशिश करना है कि इस वीडियो को आप पूरा देखो, एंड तक देखो, जिससे आपको लाइफ के कुछ हार्श ट्रुथ्स जानने को मिलेंगे जो शायद आपको सुनने में अच्छे ना लगे, लेकिन यही रियलिटी है. सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल. आई एम अर्श द टीम डिजिटल मॉन्क. और अगर आपको स्वप्निल तिवारी सर को फॉलो करना है, द मैडमैन को फॉलो करना है, तो सारे लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप वहाँ जाकर उनको फॉलो कर सकते हो. उनके बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप नीचे वो भी लिंक्स दिए हैं, तो आप वहाँ पर जाके उनको भी पढ़ सकते हो. एंड ट्रस्ट मी, आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने वाले हो. सो शुरू करते हैं अनसेंसर्ड विद द डिजिटल मॉन्क का एपिसोड नंबर 4. अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स स्टार्ट द चैट शो. सर, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो, क्योंकि मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा ऑनर है कि मैं आपको अपने शो में लेके आऊँ, क्योंकि योर स्टोरी इज़ वेरी इंस्पायरिंग. और जो ऑडियंस है मेरी, उनके लिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग हैं जिनसे वो लोग काफ़ी अच्छे लाइफ लेसन्स ले सके, जो थ्रू आउट देयर लाइफ उनके काफ़ी ज़्यादा काम है अच्छी चीज़ों में. सो सर, थैंक यू फॉर बीइंग ऑन द शो फर्स्ट ऑफ ऑल. Thank you so much, Harsh. It is such an honor to be here in your rock show, and it is all the more a privilege to me because I meet young people, youth like you every day, and the most differentiating part that I saw within your show and your channel was that you are entertainment with a purpose, and that is what is lacking these days. So thank you so much for pursuing this and not going into the the era of just entertainment. So thank you so much for inviting me over. It's my pleasure, sir. It's my pleasure. Sir, firstly, I want you to tell our audience that who is Swapnil Tiwari before being a madman? क्योंकि लोग मैडमैन को जानते हैं, लोग स्वप्निल तिवारी को इतना नहीं जानते जितना वो मैडमैन को जानते हैं. तो एक बार आप उसका इंट्रोडक्शन दें कि व्हाट वाज द लाइफ बिफोर बीइंग द मैडमैन. The thing is that madman is not a kind of a role that I am playing. Neither it is a title. It is a state of being. As in, what is madness? Madness, people might think कि ये कुछ डिस्ट्रक्टिव होगा, इंसेन होगा. लोग मैडनेस को जोकर से रिलेट करते हैं कि भाई वो एनआरकी के खिलाफ, मतलब वो चीज़ें डिस्ट्रक्ट कर रहा है. लेकिन मैडनेस इज़ नॉट दैट. मैडनेस इज समथिंग विच इज़ देयर इनसाइड ईच वन ऑफ अस. इनफैक्ट आपके अंदर भी है. यानी इट कुड हैव बिन हर्ष, अगर आप नॉर्मल तरीके से सोच रहे होते तो आप कभी भी शायद कोई भी चीज़ ना करते, ना ही ये चैनल खोलते, ना ऐसा टॉक शो करते. मैडनेस इज समथिंग दैट गोज़ बियॉन्ड योर ओन मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट्स. इट इज़ समथिंग दैट इज़ बियॉन्ड योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर सेल्फ. सो मेरे लिए मैडनेस वो थी. सो जब मैं मैडमैन बना, मतलब शायद उसका मैं अगर इफ़ आई कैन स्टेट द ईयर, इट वॉज व्हेन आई वॉज 12-13 years old.
एंड आई एम अ डिस्लेक्सिक एंड अ साइनेस्थेटिक. सो डिस्लेक्सिया सब जानते ही हैं. साइनेस्थीसिया एज अ कंडीशन इन विच हमें सारे 5 सेंसेस में पूरी दुनिया समझ में आती है. सो इफ़ वी आर लाइक looking at something, we are also listening to it, we are also feeling it, we are also smelling it, and we are also tasting it. Now, it was very difficult for me to, pursue education and be with people of the world, जो मेरे आसपास था. Slowly and steadily मेरे को पागल कहते रहे. बहुत सारी चीज़ें हुई. I lost my father when I was 12, and it was very difficult for me to, take that trauma. Now that particular thing, that was a inflection point. That when you actually lose it, when you actually lose everything, you don't have any way else than to just go up. So मेरे लिए शायद वही था. That was the time when I was breaking lot of molds inside, and तब मैंने सोचा कि अगर मुझे ज़िंदा रहना है तो मैं उस तरीके से ज़िंदा रहूँगा जिस तरीके से मुझे बनाया गया है. एंड दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्टार्टेड मैनिफेस्टिंग माई सेल्फ. इनफैक्ट मैनिफेस्टिंग क्यों मैं बोल रहा हूँ कि ज़्यादातर लोग दुनिया में जो है वो एक रिएक्शन बन के जीते हैं. रिएक्शन बन के जीना का मतलब कि समाज ने ये चाहा, मेरे पेरेंट्स ये चाहते हैं, मेरी फैमिली ये चाहती है. अल्टीमेटली मैं किसी ना किसी की ईगो का आंसर बन के ज़िंदा रहूँगा, राइट. कि समाज ने कहा कि ये एक तरीका होता है, ये उन्होंने कहा ये एक तरीका होता है, उन्होंने वो. तो मैं इधर से इधर कुछ बोरो करके एक ऐसी लाइफ क्रिएट करूँगा जो सबको फुलफ़िल करे. लेकिन क्या वो सचमुच फुलफ़िल करती है? नहीं. तो वही चीज़ है कि मैंने बाहर सुनना छोड़ दिया था कि लोग क्या कह रहे हैं और ये दुनिया क्या है. So I started manifesting myself, and that is what happened. And since then I have manifested myself, and I still do. And that is what I teach also, through my work, through my my ventures. So वो है. So that is the man behind the madman. And जैसे कि आपका ब्रूस वेन और बैटमैन वाला है, वैसे स्वप्निल तिवारी और मैडमैन वाला है. दोनों एक दूसरे के बिना सही नहीं है. मतलब वन इज़ नॉट पॉसिबल अबाउट द अदर. सो मैडमैन जो है वो इसको गाइड करता रहता है और ये मैडमैन को गाइड करता रहता है. इट्स ब्यूटिफुल. सर, अभी बिफोर डूइंग दिस पॉडकास्ट आई वाज वाचिंग अनदर पॉडकास्ट जिसमें जो आए थे वो भी एक एंटरप्रेन्योर थे. उन्होंने यही चीज़ कही थी कि इस समय पीपल आर लिसनिंग टू अदर्स, देयर पेरेंट्स और जो एल्डर्स हैं उनके बारे में. सो दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग विद देमसेल्व्स. उनके पास वो सुनते हैं लोगों की, लेकिन वो खुद कुछ नहीं कर पाते. तो ये एक सही चीज़ है कि आप सुनते रहो, लेकिन आप खुद के ही जो आपको सही लगे वो करो. हाँ भी और नहीं भी. मैं ये क्यों हाँ भी और नहीं भी करूँगा, क्योंकि क्या होता है ना कि जस्ट बिकॉज समवन इज़ एन एल्डर, जस्ट बिकॉज समवन इज़ मोर एक्सपीरियंस्ड, जस्ट बिकॉज समवन इज़ ऑफ अ higher economic or financial or educational stature does not mean that they are right. अगर यही होता तो ये पूरी दुनिया एक परफेक्ट वर्ल्ड होता. ये पूरी दुनिया एक परफेक्ट वर्ल्ड होती है अगर सब लोग हम लोग से बड़े वाले परफेक्ट होते तो. यानी कि वो परफेक्ट नहीं है. और क्या होता है कि ज़िंदगी में, और मैं ये आपसे भी कहता हूँ कि हम और आप जब पेरेंट्स बनेंगे, हमारे जनरेशन के जो लोग हमारे दोस्त हैं, जब वो लोग पेरेंट्स बनेंगे, कल को हो सकता है कि जो वो आज अचीव ना कर पा रहे हों वो ये एक्सपेक्ट करें कि उनके बच्चे जो है वो उनसे लें. आज ही मैं एक फेसबुक पे ऐड देख रहा था कि इज़ योर चाइल्ड मिसिंग आउट, और उसमें ये एक टाइटल लिखा हुआ था, एक बच्ची कंप्यूटर के सामने है कि दिस 6-year-old इज़ एन AI जीनियस, इज़ योर चाइल्ड मिसिंग आउट. नाउ ये चीज़ मैं देख करके हैरान हो गया, और इनफैक्ट उतना हैरान हुआ भी नहीं क्योंकि मुझे पता है कि वो लोग कैसे खेलते हैं. कि दिस एड इज़ नॉट टारगेटेड टू दैट किड, दिस एड इज़ टारगेटेड टू दैट पेरेंट. और वो पेरेंट को टारगेट करके क्या हो रहा है ना, वो किड देख करके क्या कर लेगा. किड तो अपना बढ़िया बाहर मिट्टी में खेल रहा है, कुछ कर रहा है, अपना कैंडी क्रश खेल रहा है, जो भी कर रहा है अपनी लाइफ में, पढ़ रहा है. लेकिन जो पेरेंट है उसके मन में एक आएगा, एक सेल्फ पिटी आएगी, उसके अंदर एक स्मॉलनेस आएगी, वो हीन भावना आएगी जिसे कहा जाता है कि यार क्या इज़ माई चाइल्ड मिसिंग आउट. यानी कि उन्होंने जो चीज़ शायद कभी अचीव करने की सोची होगी या जो उनकी एस्पिरेशंस रही होंगी वो कंप्लीट नहीं हो पाए. अब वो चाहते हैं कि कहीं मेरा बच्चा भी ना मिस आउट कर दे, तो मैं इसको ये वाला फलाना चीज़ खरीद के दूंगा, या ये कोर्स में ले लूँगा, या ये पैकेज ले लूँगा.
जिससे वो लोग जो है आगे पढ़ पाए. लेकिन एक्चुअली वो व्हाट आर यू मेकिंग योर चिल्ड्रन? यू आर मेकिंग योर चिल्ड्रन एन आंसर टू योर ईगो. And this has been happening not with only our generation, it has been happening since time immemorial. That children have been given the brunt and the weight of someone's ambition. But is this right? Just because you Definitely. made that child happen, to come into this universe, just because you are responsible for their education, it also means कि वो जो है वो आपके ambitions को आगे ले, ज़रूरी नहीं है. तो इसलिए हाँ भी और नहीं भी मैंने कहा कि आप एक बार को ये चीज़ देखिए कि ठीक है आपके पेरेंट्स के एम्बिशंस क्या हैं वो, क्योंकि क्या है ना, एम्बिशंस भी बड़े अलग अलग हो गए हैं हर्ष. पहले एम्बिशन अगर ये होता था कि मेरे बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना है, वहाँ पर ये एकदम से रूट चेंज होकर क्या होगा कि मेरा बच्चा जो है वो सक्सेसफुल होना चाहिए. सक्सेसफुल का मतलब ये भी नहीं कि वो एक अच्छा इंसान बने. सक्सेसफुल का मतलब कि उसके पास पैसा जो हो वो ज़्यादा हो. किससे ज़्यादा हो? हमारे जानने वालों से वो ज़्यादा बड़ी पोजीशन में हो. किससे? ये नहीं कि अब्दुल कलाम से आप कंपेयर कर रहे हो या किसी और से कंपेयर कर रहे हो, नहीं. जितने जानने वाले हैं, ये वो मोहल्लेबाजी, ठीक है, मेरे ऑफिस के लोग, मेरे दोस्त यार. सो इट एक्चुअली इज़ व्हाट? इट इज़ अ फुलफिलमेंट टू योर ईगो. सो ये जो चीज़ है, मैं इसीलिए मैंने कहा हाँ और ना, कि सुनना भी ठीक है जब तक वो दायरे में रहती है एक बहुत ही होलिस्टिक अपब्रिंगिंग के. और अगर आपको लग रहा है कि आपके जो विज़न है, अगर आपको वो कॉलिंग आ रही है अंदर से, आपका नेचुरल फ्लो चीख चीख के चिल्ला रहा है कि मैं ये नहीं बनना चाहता हूँ जो आप मेरे को बनाने में रखे हो, तो इसलिए बेटर है कि आप अपना रास्ता चुनिए. कन्विंस करिए अपने पेरेंट्स को कि वो आपको करने दें. 3 Idiots सबने देखी है, कैसे करना होता है वो सबको पता है. फरहान का वो जो आपने फेमस, उसमें भी मैं आपको बता दूं एक चीज़ कि जब 3 Idiots आई उसके बाद एकदम से होड़ आ गई बहुत ज़्यादा ये वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स की कि वहाँ पर भी इंसान मिमिक करने लगा कि अगर मेरा भी कोई सपना होगा तो मेरा सपना क्या है? वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना. क्यों? क्योंकि 3 Idiots में उस चीज़ को ग्लैमराइज कर दिया गया. ना दिस इज़ अनदर वे ऑफ रिफ्लेक्शन. ये भी एक तरीके का रिएक्शन ही है कि अगर आपको फ्रीडम चाहिए तो आप क्या बनोगे? फोटोग्राफर. एंड नाउ एवरी पर्सन विद अ DSLR कॉल्स देमसेल्फ अ फोटोग्राफर. सो वो चीज़ होती है. तो समवेयर डू यू थिंक दिस इज द रीजन ऑफ इंडिया गोइंग डाउन इन सम थिंग्स, सम डिफरेंट थिंग्स? क्योंकि अगर वर्ल्ड में ऐसा देखा जाए तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस इंडिया में जो रिचुअल्स टाइप के हैं, जो परंपरा जिसको कहते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है. तो इसकी वजह से कहीं ये रीज़न हो सकता है इंडिया के डाउनफॉल का, अगर दूसरे डेवलपमेंट में देखा जाए तो? पहली बात तो हर्ष, मैं डाउनफॉल और अप दैट वे अप, मैं किसी चीज़ को नहीं कहता. एवरीथिंग इज़ गोइंग थ्रू एन एवोल्यूशन. कोई भी चीज़ कभी नीचे नहीं जा रही, कोई भी चीज़ कभी ऊपर नहीं जा रही, वो सिर्फ एवोल्यूशन में है. एवोल्यूशन किस तरीके से काम करता है आपको नहीं पता. आप एक बात ये देख लो कि सब लोग, मतलब इतने पिछले 50-60 सालों से सब लोग बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि वैक्सीन लगनी चाहिए, वैक्सीनेशन होने चाहिए, और ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें. इनफैक्ट जिस कंट्री ने सबसे ज़्यादा वैक्सीनेशन बनाए, आज उस कंट्री की सबसे ज़्यादा इम्यून सिस्टम ख़राब है, दैट इज़ US. ठीक है. इनफैक्ट इंडिया में कोरोना वायरस कोविड-19 फैला हुआ है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ है. लेकिन आप ये देखिए कि यहाँ पे रिकवरी रेट्स ज़्यादा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर इम्यून सिस्टम बड़े झकास हैं लोगों के. क्योंकि यहाँ पर इतनी, ये मैं नहीं कह रहा कि क्लीननेस नहीं रखनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी इन लोग का इम्यून सिस्टम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो झेल ले रहे हैं इस वायरस को. अब यही पर बात है कि अगर हम पिछले 50-60 सालों में देखते हैं कि इंडिया में इम्यूनाइजेशन नहीं हो रहा है, तो उसे हम डाउनफॉल कहते हैं. कि डाउनफॉल, कि अरे यहाँ पर नहीं हो रहा है, यहाँ पर लोग हेल्थ के बारे में नहीं सोचते हैं, ये वो. लेकिन अगर इस सिचुएशन के बारे में सोचें तो यहाँ पर एक्चुअली वी हैव कम आउट एज विनर्स, कि हम लोगों की इम्यून सिस्टम इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है बिना मॉडर्न मेडिसिन लिए हुए. क्योंकि हम लोगों के यहाँ हल्दी और ये सब तो नॉर्मल खाने में पड़ती है. हल्दी इंसान ऐसे ही चबा जाता है जितनी वो लोग अब दवाई के रूप में खा रहे हैं. आजकल टर्मरिक लाते मिलती है यूरोप में, एंड इट इज़ लाइक वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर ड्रिंक्स. तो टर्मरिक लाते से मतलब इम्यून सिस्टम बढ़ा रहे हैं. हम लोग तो हल्दी का दूध कब से पीते चले आ रहे हैं. तो पहले जहाँ पर हम लोगों को कहा जाता था कि आप डाउनग्रेड हैं, पेगन सिस्टम है आप लोगों का, विलेजर्स हैं, स्नेक चार्मर्स का कंट्री कहा जाता था. आज वही स्नेक चार्मर्स का कंट्री जो है दुनिया को राह दिखा रहा है कि जब आप अपना इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ाओ.
And in the same way, anything pertaining to the past is not only going in the downfall. मैं उसे नहीं कहूँगा, हर चीज़ एवोल्यूशन से जा रही है, ये फेज़ भी एवोल्यूशन का है, जहाँ पर आज का यूथ ज़बरदस्ती अपने आप को वेस्टर्न करने की कोशिश करता है। ये मैं देखता हूँ कि ज़बरदस्ती एक होड़ मची हुई है सबके अंदर, मी टू वाली, कि यस मैं भी हूँ जो इनके जैसा बन सकता है, मैं भी हूँ जो ये है। वो अपनी ओरिजिनलिटी भूल जाता है, वो अपना मैं कल्चर नहीं कहूँगा, कल्चर तो हम सब लोग मिल के बनाते हैं, लेकिन यस हम लोगों के जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, आप कल्चर दूसरे अडॉप्ट करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपने कल्चर को गाली देने लगिए। आप सबका सम्मान करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके जो लोग हैं उन लोगों का अपमान करने लगिए। तो मेरे ख्याल से जो एक अकेली डाउन साइड है इस वक्त, और मैं फिर से ही कहूँगा कि वो भी एवोल्यूशन है, वो यही है कि अभी जो यूथ है वो भूल रहा है, लेकिन एक ऐसा यूथ है जो वापस भी आ रहा है। एंड यू आर लिविंग एग्जाम्पल ऑफ दैट, हर्ष, एंड आई एम ग्लैड कि youth like you are working in this thing, that you are taking care of the past and you are creating a future that is more holistic, that is not a reflection of a Western philosophy or a Western brand. So what's it? Thank you, sir. Thank you. It's my pleasure. So the next thing I want to ask you is, just when you started doing this kind work, so you were alone at that time, you have no support, you have no funds. तो वो क्या challenges थे? क्योंकि अभी अगर time देखा जाए, let's say अगर किसी एक 21 years old है कोई, उसको स्टार्ट करना है, ऐसा कुछ भी करना है सोशल वर्क, तो उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं और आपको कैसे फेस किए थे? क्योंकि वी हैव हर्ड यू हैड मेनी प्रॉब्लम्स, आपको लोग किसी ने एबडक्ट कर लिया था, फिर यू चेंज 1000 ऑफ लाइव्स विद होप्स एंड विद शोइंग देम द न्यू वर्ल्ड, एक तरीके से ऐसे कहें तो। सो अभी के लिए अगर देखा जाए तो क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं अगर किसी को ऐसा कुछ शुरू करना पड़ा तो? Well, Harsh, the biggest challenge one will ever face is themselves. हम सब लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आप ही से हार सकते हैं, आपको दुनिया में और कोई नहीं हरा सकता। और ये मैं फिर से बोलता हूँ, आपको दुनिया में हराने वाले सिर्फ आप हैं। अगर आपने अपने आप के ऊपर जीत पा ली, अगर आपने अपने मैनिफेस्टेशन, अपने नेचुरल फ्लो को देखना शुरू कर दिया, तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैंने कभी चैलेंजेस को चैलेंजेस की तरह देखा नहीं। मेरे लिए वो चैलेंजेस इसलिए नहीं थे क्योंकि मैं जानता था कि मैं किस चीज़ में जा रहा हूँ और वहाँ पर क्या होगा। कई बार नहीं भी जानता था कि क्या हो रहा है। मेरे अंदर ये चीज़ ज़रूर थी कि मैं क्या हूँ, मेरा मैनिफेस्टेशन क्या है। जैसे कि जब आप गाड़ी चलाते हैं, कार चला रहे हैं, ठीक है, आपको ये नहीं पता कि गाड़ी में गड्ढा कब आएगा। आप किस कॉन्फिडेंस से गाड़ी चलाते हैं? आप इस कॉन्फिडेंस से गाड़ी चलाते हैं कि मेरी गाड़ी स्ट्रॉन्ग है, मेरा हाथ स्ट्रॉन्ग है, मेरा दिमाग तेज़ है और मेरे ड्राइविंग स्किल्स परफेक्ट हैं, राइट। आप इसी कॉन्फिडेंस से गाड़ी चलाते हैं, वरना आपको क्या पता कि आगे वाली सड़क में गड्ढा है कि कुआं है कि क्या है या समुंदर है, राइट। सो यू कैन नेवर एवर बी श्योर अबाउट एनीथिंग इन लाइफ, नो मैटर कि आप कोई भी काम कर रहे हैं। कोई भी काम उतना ही रिस्की है जितना कोई भी काम रिस्की नहीं होता। देयर इज़ ऑलवेज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दैट 50-50%। आप 50% जीत भी सकते हैं, हार भी सकते हैं, जी भी सकते हैं, मर भी सकते हैं, जीत भी सकते हैं और पूरी तरीके से बर्बाद भी हो सकते हैं। वो 50-50% हमेशा रहेगा। तो आपको कॉन्फिडेंस आपके पाथ का नहीं होना चाहिए कि मेरा पाथ सही है कि नहीं है, वहाँ पर मैं सेफ़ रहूँगा कि नहीं है, फलाना। आपको कॉन्फिडेंस अपने ऊपर होना चाहिए कि आप कैसे ड्राइव करते हैं। क्या आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप सचमुच जा कर के अपने आप को स्टेबल रख सकते हो। यू कैनॉट से अबाउट what is coming ahead, but you can be sure about what you are and what you will be, right? So I believe कि आजकल मैं फिर से बोलता हूँ कि लोग रिएक्शंस में जीते हैं, ठीक है। जब मैं इस जनरेशन के बारे में बात करता हूँ, वो बहुत ज़्यादा रिसर्चिंग जनरेशन है। गूगल हाथ में है तो फिर खटाखट चेक करने लगे। लोग आइडिया और इन्वेंशन करने से पहले वो प्रोडक्ट वायबिलिटी देखते हैं दुनिया में, ठीक है, ना कि वो ये सोच करके कि मेरे को ये चीज़ आंसर करनी है,
मैं किसी ना किसी तरीके से आंसर करूँगा, चाहे जैसे करूँ. So in the lieu of, or in the you know that you know intoxication of being safe, you know, in that zid of being safe कि मैं safe रहूँ, मेरा सब कुछ अच्छा रहे, ये रहे वो रहे, वो क्रिएट करना ही छोड़ देता है. वो चलना ही भूल जाते हैं. समझ लो कि वो खड़े हुए हैं, कह रहे हैं ये 1 किलोमीटर में हो सकता है. अभी मैं गूगल करता हूँ कि अच्छा यहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, यहाँ पर गड्ढे नहीं होंगे, यहाँ पर मेरी ये साइकिल चल सकती है लेकिन मोटरसाइकिल नहीं चल सकती. अच्छा ठीक है, लेकिन यार यहाँ पर मान लो अगर ट्रक आ गया तो चलो ऐसा खड़े रहते हैं. आज की जनरेशन ये है जो चलना नहीं चाहती. और मैं ये कहना चाहूँगा सबसे कि अगर आपको एक्सप्लोर करना है, आप चलिए. द फर्स्ट थिंग इज़ डू. The first thing is do. Only when you do will you be able to understand कि आप कहाँ पर रिलाई करते हो, आपको क्या बढ़ाना है, क्या घटाना है, क्या है माहौल. बिकॉज क्या है ना, ज़िंदगी में कोई भी चीज़ कभी भी परमानेंट नहीं होती. पैटर्न सब लोग बताएंगे आपको, लेकिन कोई भी पैटर्न 100% करेक्ट नहीं हो सकता. सो यू डू नॉट नो वॉट इज़ वर्किंग फॉर यू और वॉट इज़ नॉट वर्किंग फॉर यू. सो द फर्स्ट थिंग इज़ जस्ट गो आउट एंड डू इट. भले ही छोटे लेवल से करो, भले ही इतने लेवल से करो कि आप एक इंसान को अफेक्ट कर रहे हो. मैं सोशल वेंचर्स के बारे में बात करता हूँ कि जब मैं करता भी था काम और आज भी करता हूँ, तो मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि क्या ये एक इंसान को अफेक्ट करेगा. अगर मेरा जवाब हाँ होता है तो मैं काम ज़रूर करता हूँ. क्योंकि जब भी मैं किसी एक इंसान से बात कर रहा होता हूँ ना, मैं एक इंसान से नहीं बात कर रहा होता, मैं 1 करोड़ लोगों से बात कर रहा होता हूँ. क्योंकि हर इंसान के अंदर ये ताकत होती है कि वो मिनिमम 1 करोड़ लोगों की लाइफ को अफेक्ट करेगा अपने जीवन में, अपने लाइफ टाइम में. तो इसलिए अगर मैं एक इंसान को भी अगर मैं अफेक्ट कर रहा हूँ तो फिर मैं वो चीज़ करता हूँ. मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, आप 1 करोड़ नहीं, आप 100 करोड़ लोगों के बराबर हैं. क्योंकि यू आर अ मैग्नीफायर. यू आर अ मैग्नीफायर. आप यूट्यूब के चैनल में हैं. कल को हो सकता है कि कोई इंसान जो कभी जीवन से हार गया हो वो ये इंटरव्यू देख ले. हालांकि बोरिंग होगा, लेकिन फिर भी मान लो देख ले, और देख करके उसे वहाँ से होप मिल जाए, क्या पता. सो वो जो क्या पता है ना, उसी में मज़ा है. क्योंकि अगर आपने वही करते करते देख लिया ना, तो एक समय ऐसा आएगा. हर्ष, अभी आप 20s में हो, ठीक है. व्हाट इज़ योर एज? 18. यू आर 18. तुम 20s में भी नहीं हो, अभी 18 में हो. अभी जब 20 साल हो जाएंगे ना, जब तुम 38 के हो जाओगे या 30 साल हो जाएंगे, जब 48 हो जाओगे, अगर तुम्हारे साथ के ऐसे लोग होंगे जिन्होंने वो चीज़ें नहीं करी जो उन्हें करनी चाहिए थी जीवन में, ठीक है, वो ये सोचेंगे यार काश मैं उस वक्त कर लेता. क्योंकि ज़िंदगी में जानते हो वो दोबारा लाइफ नहीं मिलती कि ना, कि मतलब क्योंकि ना पबजी गेम खेलते खेलते और ये सुपर मारियो और ये सब वीडियो गेम खेलते खेलते लोगों को लाइफ की आदत हो गई है कि यार एक बार मरेंगे फिर से आ जाएंगे, विनर विनर चिकन डिनर करेंगे. लेकिन किसी को ये नहीं पता कि विनर विनर चिकन डिनर एक ही बार होता है ह्यूमन लाइफ में, ठीक है. देयर आर नो सेकेंड चांसेस. देयर इज ओनली वन चांस एंड दैट इज नाउ. सो इफ यू वांट टू डू इट, गो आउट एंड डू इट. अदरवाइज डोंट इवन थिंक अबाउट डूइंग एनीथिंग. आप यू वेस्टिंग योर टाइम. इनफैक्ट जा करके पबजी खेलें वो लोग, मैं ये कहूँगा. सो मतलब लाइफ इज़ ऑल अबाउट जस्ट गेनिंग दोज अपॉर्चुनिटीज़ जो आपके पास जैसे आती हैं, तो आपको उसके लिए प्रिपेयर हमेशा रहना चाहिए. यू डोंट नो कब कोई चीज़ आता है, कब कैसा होता है. सो द नेक्स्ट थिंग आई जस्ट वांट टू आस्क यू कि जो आपके टेड टॉक्स हैं, आपने काफ़ी सारे टेड टॉक्स किए हैं, काफ़ी शोज़ किए हैं, जिसमें यू शो पीपल द वे टू गेन होप एवरी टाइम. तो दिस इज़ अ वेरी पर्सनल क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू कि जब जैसे कभी ऐसा, क्योंकि आप भी ह्यूमन बीइंग है, हम सब हैं, सबकी फीलिंग्स होती हैं, तो ऐसे टाइम जब आपके पास आते हैं कि व्हेन यू आर फीलिंग लो फॉर सम ऑफ द रीजंस, फॉर एनी रीजन ऑफ दैट, तो आप कैसे उससे कोप अप करते हो? बिकॉज यू आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, यू ऑल्सो हैव फीलिंग्स. उसमें गो ऑन, यू सेइंग समथिंग. नहीं, यू स्पीक. पहली बात ये जो फीलिंग लो वाला जो है ना, सिंपल हर्ष, इसको बहुत ज़्यादा हम लोग ने बलून कर दिया है, ठीक है. पेन एंड सैडनेस एंड सोरो आर वेरी मच अ पार्ट ऑफ अस एज जॉय, हैप्पीनेस एंड एक्साइटमेंट इज, ठीक है. जब तुम छोटे थे तो जब रोते थे कि भैया मेरे को फलाना खिलौना नहीं मिला, या तुम्हें भूख लगी है, या दूध चाहिए, वॉट एवर, ठीक है,
तो अगर मैं तुमसे पूछूं तुम कैसे कोप कर नहीं, तुम 8 साल के बच्चे से पूछो जिसका खिलौना छीन लिया गया, तुम उससे कहो कि आप कैसे कोप अप करते हैं अपने सॉरो से, व्हाट इज गोइंग इनसाइड यू। ठीक है कि सॉरो और पेन से हम लोग इतना डरने लगे हैं ना अपने इस जीवन में, आज के समाज में, कि हम उससे डिस्पाइज करते हैं। हम पेन को पेन की तरह देखते नहीं कि पेन जो है बिना पेन के, बिना संघर्ष के, बिना स्ट्रगल के आपका एवोल्यूशन हो ही नहीं सकता, आप निखर ही नहीं सकते। सो इनफैक्ट पेन हैज़ बीन द बिगेस्ट टीचर दैट हैज़ बीन इन माई लाइफ। एंड पेन जो है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं रॉकस्टार मूवी जैसे वो पेन के पीछे चला जाऊं और क्रिएटिव बन जाऊं, नहीं, वो नहीं। पेन का मतलब वो कि जब सोना तपता है ना, तो सोना जो है वो भट्टी में डाला जाता है, ठीक है, वहाँ तपता है वो। मैंने अपनी भट्टी खुद जलाई है अपनी लाइफ में, और मैंने अपने आप कूद गया हूँ मैं उसमें। आई वॉज हैविंग अ गुड जॉब, आई वॉज हैविंग सब कुछ था, लेफ्ट दैट एंड देन स्टार्टेड माई वेंचर। द ओनली रीज़न बीइंग दैट मुझे ये लगता था कि मैं बेकार सी मौत नहीं मरना चाहता। मैं चाहता हूँ कि ऐसा जीवन हो कि मतलब वो सबको लाइट अप करके जाए। एंड दैट इज़ वाई आई स्टार्टेड वट एवर आई स्टार्टेड। सो दैट वॉज द थिंग कि आई ऑलवेज सी दैट कि जब मेरे सामने कोई डार्कनेस आती है, ठीक है, मैं कभी भी डार्कनेस को डार्कनेस से रिस्पॉन्ड नहीं करता, मैं हमेशा उसे लाइट से रिस्पॉन्ड करता हूँ। एंड इट हैज़ बिन द मोटो ऑफ माई लाइफ कि वेन एवर आई सी अ डार्कनेस, उसके लिए एक लाइट अपने आप अंदर से आती है। बिकॉज एट अ वेरी अर्ली एज आई स्टार्टेड ब्लेमिंग माई सेल्फ फॉर वॉट एवर बैड वॉज हैपनिंग अराउंड मी। एंड शायद इसी वजह से जो भी कर पाए वो कर पाया, आज भी करता हूँ। मतलब आज भी मैं कोई, मेरे पास ऐसा नहीं कि बहुत भयंकर कोई पैसे हों या कुछ भी, नहीं है। लेकिन मेरे को ये बात पता है कि आपको कुछ भी करने के लिए हौसले की ज़रूरत होती है, और वो मेरे पास, मैं उसका बिलियनर ट्रिलियनर हूँ, शायद मल्टी मिलियनर हूँ। और वो उम्मीद अगर आपके पास है, अगर वो जज्बा आपके पास है, तो आप कुछ भी कर सकते हो। सो आई बिलीव कि आई एम समवन हु डज नॉट रोमांटिसाइज पेन, बट देन आई एम समवन हु रिस्पेक्ट्स पेन। I am someone who respects struggle, and I really respect struggle, and I believe कि हर किसी के जीवन में struggle होना चाहिए, क्योंकि struggle जो होता है वो आपको निखारता है, वो भट्टी है जहाँ पर आपका सोना तपता है। तो अगर आपके जीवन में struggle नहीं है तो आप दुनिया में सबसे गरीब इंसान हैं, मुझे ये लगता है। So it's very beautiful, sir. You have told it in a very easy way to understand. एंड द नेक्स्ट थिंग आई वांट टू आस्क इज कि आप भी एक MBA ग्रेजुएट हैं, आप भी एक नॉर्मल लाइफ की तरफ जा रहे थे। सो अगर उस टाइम की बात करें जब आपने MBA किया था, तो फैमिली के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता था कि अगर उनके कोई भी फैमिली मेम्बर है वो सबसे पहले स्टेबल हो जाए। सो यू चोज समथिंग विच वॉज नॉट स्टेबल एट ऑल, क्योंकि उसके लिए आपको काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ती थी। सो यू लेफ्ट योर जॉब, उसके बाद आप उसमें गए, तो क्या मतलब ऐसा कौन सा चेंज था, और साथ ही साथ फैमिली पे क्या रिएक्शन गया था उसका कि यू चेंज योर करियर, पूरा ही एकदम से आपने पलट दिया उसको। यू आर डूइंग अ गुड जॉब एट RBI एंड देन यू जस्ट चेंज योर जॉब एंड स्टार्टेड डूइंग द सोशल वर्क। द थिंग इज हर्ष दैट एम्बिशन इज एन आउटसाइड फोर्स, ठीक है। वो एक वैक्यूम बाहर क्रिएट करती है, आपके अंदर से बाहर क्रिएट करती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू स्टार्ट टेलिंग मी कि सर आप पता नहीं होंगे कहीं के सोशल एंटरप्रेन्योर, लेकिन आपके पास, आप तो पैसे ऐसे हैं नहीं, आपके पास हैं, आपके पास तो कार ही नहीं है, कोई बढ़िया कार नहीं है आपके पास, कोई अच्छी बाइक नहीं चलाते हो, आपके पास नहीं। अगर आपने मान लो ये वैक्यूम क्रिएट कर दिया, ठीक है, कि आप तो इतने सड़ेले टाइप के इंसान हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अच्छा मेरे को ये कहो, ठीक है, आज से मैं पैसा कमाना शुरू करेगा, मैं पैसा कमाऊँगा, ठीक है, खूब पैसे कमा लूँगा, कार ला करके मैं तुम्हें दिखाऊँगा, ये देख मेरे पास ये बाइक है, ठीक है। फिर तुम क्या करो, वाह बहुत बढ़िया, जाओ कटो, मैं क्या कर लूँगा। अब ये बताओ कि तुम अगर ये चीज़ ना कहते, हो सकता है कि मैं बहुत बड़ा टीचर बन जाता, या हो सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाता, लेकिन जस्ट बिकॉज तुमने मेरे को चैलेंज कर दिया कि मैं पैसा नहीं कमा सकता, मैं जीवन भर लगा दिया सिर्फ पैसा कमाने में। ना ये जो एम्बिशन होता है ना,
जो लोगों का एम्बिशन होता है इनफैक्ट, ज़्यादातर टाइम्स और 99% टाइम्स ये जो होता है ये बाहर का एक कोई फोर्स होता है जो एम्बिशन क्रिएट करता है, इज़न्ट इट? कि मेरे को फेमस होने का है या फिर मेरे को पैसा कमाने का है, या फिर ये सब बाहर का चीज़ है, ठीक है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो नेचुरली ये चीज़ करता है, ठीक है। ज़्यादातर टाइम्स ये एक बाहरी फोर्स क्रिएट करती है, एक वैक्यूम, और आप ज़बरदस्ती उस चीज़ में निकल जाते हो। इट्स जस्ट लाइक नाउ अंडरस्टैंड द एनालॉजी ऑफ अ सीड। एक बीज जो होता है, अगर उसे एक प्रेशर कंटेनर में डाल दो और बाहर से ऐसे प्रेशर निकालो, तो क्या वो अंदर से फूटेगा? कि मतलब उससे पत्तियाँ निकलेंगी? नहीं, उससे कभी नहीं निकल सकती वो पत्तियाँ। हाँ, वो जो बीज है वो चकनाचूर ज़रूर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन उसी सीड को आप एक पानी में डाल दीजिए या एक ऐसी सिचुएशन में डाल दीजिए जहाँ पर वो फ्रूट कर सकता है, तो उसके अंदर एक ऑलरेडी एक जेनेटिक कोड है जो कि उसे स्प्राउट करने में मदद करेगा, और वो नेचुरली स्प्राउट होकर के वो फटेगा। द सेम वे एन एग वर्क्स। एग का जो होता है एनालॉजी, कि अनलेस एंटिल वो अंदर से जो है वो नहीं निकल रहा है ना, वो बाहर का शेल टूटेगा नहीं। एंड व्हेन दैट थिंग हैपेंस ना, व्हेन दैट स्प्राउटिंग हैपेंस, वो सीड की ना, वो उसका नेचुरल फ्लो है। यू कैनॉट आस्क एन ऑरेंज का सीड कि नहीं तेरे को एप्पल सीड बनने का, एप्पल ट्री बनने का, नहीं बनेगा। उसका नेचुरल फ्लो है संतरे का पेड़ बनना। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक आपका वो नेचुरल फ्लो, जब तक वो नहीं स्प्राउट कर रहा है ना, तब तक आप मैनिफेस्टेशन नहीं कर सकते। आप यू विल बी ओनली आंसरिंग योर एम्बिशन। तो मेरी फैमिली में हमेशा से ये चीज़ रही कि फादर की डेथ के बाद कभी भी हम लोगों को, मेरे और भैया को, हम लोगों को ज़बरदस्ती एम्बिशन के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे लिए वो चीज़ क्रिएट करी गई कि मेरे को एक अच्छी वो चीज़ दी जाए, और जो भी मेरे अंदर है वो अपने आप मैनिफेस्ट हो। इसीलिए जो भी मैं काम करता हूँ, ठीक है, मैं कुछ भी करता हूँ, मैं लिखता भी हूँ, मैं गाने भी गाता हूँ, मैं बहुत सारे काम करता हूँ, वो सब नेचुरली मैनिफेस्ट हुए और वो स्प्राउट आउट हुए। एंड दैट्स वाई यू नो माई फैमिली ऑलवेज न्यू दैट यू नो कि मेरा काम करने का तरीका जो है वो ऐसा है दैट आई वुड नॉट बी एबल टू डू एनी थिंग दैट इज़ यू नो दैट कन्फाइंस मी। सो उनके लिए वो ज़्यादा ज़रूरी था कि मैं अपना मैनिफेस्टेशन इस जीवन में, जो मेरा कृत्य है, जो मेरा कर्म है, मैं उसे करके जाऊँ, और मतलब उससे लोगों का जो उद्धार भी हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा मैं मदद भी कर पाया, एंड इट इज़ अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर देम। सो आई थिंक आई यू नो मेड देम प्राउड। आई थिंक क्या मतलब आई हैव मेड देम प्राउड, एंड उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद नहीं कर पाता। लेकिन बस वही बात है कि वो सपोर्ट भी क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो सीड को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलने का है। एंड मेरे को, आई एम वेरी लकी टू हैव दिस फैमिली जिसने मेरे को ऐसा किया। डेफिनेटली। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू इज अ ब्रॉड वन। सो आप जैसा आपको सही लगा वैसे आंसर कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू यू, where the youth of the nation is going right now when this COVID situation where jobs are very less, secondly जो jobs जिनके पास है वो भी जा रही है, and students are you know thoroughly connected with internet and they are playing games and they are doing other things, TikTok या जो भी हो गया. So what do you think the youth of the nation is going, और कहाँ तक जाएगी, कैसे क्या होगा आगे, let's say for after 10 years or after 20 years or something? मैं 10 और 20 ईयर्स का कुछ फोरकास्ट नहीं करता, क्योंकि मैं अगेन ये कहता हूँ कि आप अगले का 5 मिनट भी नहीं कर सकते। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि आज जो हम हैं और जो हम देख रहे हैं दुनिया, ये कैसी है। मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कैसी होनी चाहिए, लेकिन मैं सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि कैसे हो सकती है, ठीक है। हम सब लोग जो हैं, हम सिर्फ चकाचौंध के पीछे हैं। और वो चकाचौंध क्या है? वो चकाचौंध एक लाइट है जो दूर जलती है, ठीक है। हम भी उस लाइट में जाके खड़े होना चाहते हैं और दिखाना चाहते हैं, देखो हम भी हैं, ठीक है। अगर मेरी ये टी शर्ट है, आपको ये पता नहीं है कि ये टी शर्ट किस लिए, यहाँ पर अगर वो 3 डंडे बने होते तो आपको लगता अच्छा एडिडास पहने हैं, ठीक है, वेरी नाइस। आपको चश्मे का वो दिख नहीं रहा, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ करेरा लिखा होता है, रेबैन लिखा होता है, अच्छा रेबैन। सो इट इज़ नॉट द फंक्शनैलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, ठीक है, इट इज़ द ब्रांड ऑफ अ प्रोडक्ट
विच इज़ डिफाइनिंग मी, राइट। कोई इंसान हो सकता है मेरे विचार ना सुने, लेकिन वो ये सुना, अच्छा आप कौन से कॉलेज से पढ़े हैं, आप IIT IIM से पढ़े हैं क्या, नहीं, अच्छा तो आप सड़े हैं राइट। एक समय ऐसा था जो मेरे को वन ऑफ द टॉप इंस्टीट्यूट्स इन अहमदाबाद MBA का, आप समझ ही गए होंगे कौन सा, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, वहाँ से मेरे को निकाला गया था कि मैं कैट का एग्ज़ाम देने गया था और मैं वहाँ पर एक कॉन्सर्ट हॉल में ज़बरदस्ती घुसने लगा क्योंकि प्रसून जोशी साहब आए हुए थे एंड आई वांटेड टू लिसन। उन्होंने कहा यू फ्रॉम द IIMs, मैंने कहा नो। उन्होंने कहा कि वहाँ पर उनके डीन साहब थे, उन्होंने कहा कि जेंटलमैन रिमेंबर वन थिंग, दैट ओनली द क्रीम गेट्स टू बी इन द मिल्क, सो फाइंड योर स्टैंडर्ड्स एंड गेट आउट। मैं वहाँ से निकल गया, कैट में मेरा 33 परसेंटाइल आया था। 33 मतलब आँख बंद करके कोई दे दे तो उसके 50-60 आ जाए, ठीक है, मेरा 33 आया था। मैंने खैर MBA किया, मैट के थ्रू मेरा ठीक स्कोर था, मैंने MBA किया। 2 साल बाद मैं फोर्ब्स मैगज़ीन में आ चुका था, तब तक 24 साल की उम्र में, वन ऑफ द यंगेस्ट पीपल टू बी इन फोर्ब्स मैगज़ीन। तो मेरे को फिर उसी कॉलेज से फिर फ़ोन आता है कि यू नो यू आर अ ग्रेट यंग इंस्पिरेशन, फलाना, प्लीज़ कम। वो दिन था और वहाँ पर गए, वहाँ पर सब सुनाया मैंने उनको। फिर डीन साहब को बोला, मैंने कहा कि सर यू रिमेंबर वी हैव मेट, कहते व्हेन, मैंने उन्हें याद दिला दिया कब। उनका मुंह इतना छोटा हो गया। आज जितने भी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं, IITs IIMs ले लीजिए, बाहर की यूनिवर्सिटीज़ ले लीजिए, ISB ले लीजिए, मैं वहाँ पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं वहाँ पर अपनी ब्रांड लेके जाता हूँ जो मैंने खुद बनाई है, जो मेरी खुद है। वो उसमें किसी इंस्टीट्यूट और किसी आइडियोलॉजी से रिलेटेड नहीं है वो, और ना मुझे होने की ज़रूरत। मैं ये समझता हूँ कि सबके विचार इतने बलशाली होने चाहिए, इतने घनिष्ठ होने चाहिए कि वो किसी से इन्फ्लुएंस ना हो, वो ओरिजिनल हो। और वो प्रॉब्लम है आज के लोगों के साथ कि वो अपने आप को दूसरे की लाइट में चमकाना चाहते हैं। यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ 20-year-old फ्रॉम एनी सिटी, ठीक है। आप ये नोटिस करिएगा कि वो ब्रांड, एक कपड़े की एक ब्रांड पहनता है, वो एक टाइप का ऐप यूज़ करता है, एक टाइप की गाड़ी यूज़ करता है या बाइक यूज़ करता है, ठीक है। जो एक टाइप के लोगों को फॉलो करता है ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम पे कुल 1200 फॉलोअर्स है, ठीक है। और मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि मैं चाहे जितने भी विचार वहाँ लिख दूँ, नहीं, वहाँ पर वो फॉलो कोई और होगा कि जहाँ पर ब्लिंग हो, बिकॉज देयर इज़ एन इनेट नीड ऑफ कॉन्फॉर्मिटी। इंसान अकेला हो गया है अभी हर्ष, और जैसे ही उसको ये लगता है ना कि कहीं मैं अपनी इंडिविजुअलिटी दिखा दूंगा या मैं कहीं दिखा दूंगा कि मैं डिफरेंट हूँ, कहीं मेरे को एलियनेट ना करना, कहीं मेरे को अकेला ना करना। और इस डर की वजह से हर एक यूथ आज का चांद बना फिर रहा है। चांद बना फिर रहा है मतलब वो सूरज कहीं चमक रहा होता है, वो उसकी लाइट में से मैं चांद है, अपनी कोई लाइट नहीं है उसकी, ठीक है, अपनी कोई लाइट, वो चमक रहा है। चाहे जितना थोड़ा बहुत बीच में अर्थ आ गया तो आज हाफ मून है, फिर कल फिर छुप जाएगा, उसकी अपनी कोई लाइट नहीं है। वो बस दिखाना चाहता है मैं भी, क्योंकि वो अकेला है अंदर से। और उसको ये नहीं पता कि इन दिस होल ड्रामा ऑफ कॉन्फॉर्मिटी कि हाँ मैं भी हूँ, मैं भी ऐसा हूँ, मेरे को भी लो, मैं भी, हाँ मैं भी ये, मैं भी। और उसके कई सारे वो हो सकते हैं, कई सारे आप साइलोज बना सकते हो। साइलोज मतलब आप ग्रुप्स बना सकते हो कि ये है, ये है, ये है, ठीक है। और आप अपने आप को आइडेंटिफाई करते हो कि नो ये, ठीक है। इस बनाने के चक्कर में इंसान ये नहीं समझता कि एक समय ऐसा आएगा, ठीक है, जब आपके पास ये कोई लोग नहीं होंगे जिनके साथ आप कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हो। और तब जो आप अकेला फील करोगे ना, क्योंकि आपका अपना तो कुछ है नहीं, एक दिन ऐसा होगा कि सूरज जो है वो दूर चला जाएगा, ठीक है। सारे टाइप के सूरज दूर चले जाएंगे भाई, उनको नए नए चांद मिलने हैं, वो तुम्हारे पास थोड़ी ना रहेगा चमकाने के लिए तुम्हें। फिर तुम अकेले रहोगे, तुम्हारी अपनी कोई लाइट है नहीं। तो क्या होगा फिर? होगा डिप्रेशन आपको, मिड लाइफ क्राइसिस, क्वार्टर लाइफ क्राइसिस, ये सब जितनी क्राइसिस है बनाई हुई हैं, बनाई क्या मतलब होती होंगी, वो इसी वजह से होती है क्योंकि आप खुद तो चमक नहीं रहे थे, आप तो दूसरों की लाइट में चमक रहे थे। और जब दूसरों की लाइट चली गई, इधर उधर चली गई, उसका काम ही है भाई इधर उधर जाना, तब आप अकेले पड़े। और तब आता है कि भाई यार मैं काश उस वक्त ये चीज़ कर लेता, मैं काश अपनी इंडिविजुअलिटी देख लेता। और जब ये चीज़ें होती हैं फाइनली, तो
इट इज़ ऑल यू नो हंकी डोरी, बहुत ज़्यादा मतलब अग्रेसिव हो जाएंगे या फिर बिल्कुल मतलब एक ऐसा समझ लो अनरूली बिहेवियर आ जाएगा कि दे आर लॉस्ट, टोटली लॉस्ट। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारा जो आज यूथ है, ठीक है, और मैं भी अपने आप को यूथ में ही कंसिडर करता हूँ। मैं 33 हूँ, मैं तो मतलब उतना भी बुढ़ा नहीं हुआ। आई थिंक 20s एंड 30s आर सिमिलर। आई बिलीव कि उन लोगों को समझना ज़रूरी है कि वो खुद क्या है, ना कि कुछ और। मतलब मैंने ये देखा है कि कई सारे फैशन एकदम से आ जाते हैं। जैसे एक फैशन ये भी बन गया कि एनीथिंग दैट इज़ रिलीजन बेस्ड या फिर आपकी फेथ से बेस्ड है या फिर आपके कल्चर से बेस्ड है, वो अनकूल है, ठीक है, वो कूल नहीं है, ठीक है। मतलब अभी किसी ने कोरोना के स्टार्टिंग में कोई था जिसने कहा कि मैं गोबर स्नान करूंगा तो मुझे कोरोना नहीं होगा, ठीक है, फाइन, उसको मन है, वो गोबर से स्नान करे या मिट्टी से स्नान करे, उसका मन है, ठीक है। आपसे तो नहीं ले रहा, आपकी तो गोबर नहीं मांग रहा, वो अपनी गैया की गोबर से ना स्नान कर रहा है, ठीक है ना। उसके ऊपर एक ह्यू एंड क्राई मचा, ठीक है, ओ ये देखो गौमूत्र पीते हैं ये लोग, गोबर से नहाते हैं, फलाना करते हैं। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ हर्ष, और ये सब लोग सारे लिसनर्स सुने इस बात को। बाली में, इंडोनेशिया में एक कोपी लोवाक करके एक कॉफ़ी आती है, ठीक है, कोपी लोवाक, सर्च करिएगा इसका इंटरनेट पे, कोपी लोवाक, KOPILUWAK, कोपी लोवाक। ये क्या होता है? कोपी लोवाक जो है, लोवाक एक लोमड़ी होती है वहाँ पर, ठीक है। लोमड़ी को कॉफ़ी की बेरीज खिला देते हैं, ठीक है। वो कॉफ़ी की बेरीज खाती है और फिर उसके बाद वो लोमड़ी जब पॉटी करती है, वो जो उसका एक्सक्रीटा होता है वो डायरेक्ट उसकी जो पॉटी होती है उसको लेते हैं और उसको सुखा करके पीस देते हैं ना। वो जो कॉफ़ी है वो दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ीज़ में आती है। दैट इज़ लाइक 1 लाख रुपीज़ अ केजी और समथिंग लाइक दैट। मतलब बहुत महंगी होती है, बहुत महंगी, ठीक है। वो दुनिया की सबसे महंगी कॉफ़ी है, ठीक है। और आप उसकी गोबर छोड़िए, लगाना छोड़िए, आप उसकी गोबर खा रहे हैं, ठीक है। यू आर ईटिंग इट, यू आर ड्रिंकिंग अ कॉफ़ी, यू आर एक्चुअली ईटिंग इट, ठीक है। उस चीज़ को आपने एक ऐसा स्टैचर दिया हुआ है कि वाह, दिस इज कोपी लोवाक, दिस इज लाइक फाइनेस्ट फ्रॉम द फाइनेस्ट जंगल्स ऑफ इंडोनेशिया, यू नो, कमिंग कोपी लोवाक, ये ठीक है। और हमारी गौ माता जिनको NCBI, ठीक है, US की, जो भैया US मान सकते हैं भाई लोग, मैं तो नहीं मानता खैर उतना, लेकिन ठीक है भाई, US ने इतना बढ़िया रिसर्च करी है, उसमें ये प्रूवन है कि काउ यूरिन इज एंटी कैंसर। काउ यूरिन कैन बी यूज्ड एज अ मेडिसिन। और ये चीज़ वहाँ पर लिखी हुई है। मैं खैर वो तो छोड़िए, मैं आयुर्वेदाचार्यों में ज़्यादा मानूंगा, लेकिन वो जो चीज़ है, इतनी अमेजिंग साइंस है इंडिया के पास, लेकिन उसको अनकूल बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है? वाई इज इट अ फैशन टू गो अगेंस्ट एनीथिंग दैट इज इंडियन और बेस्ड ऑन इंडियन कल्चर? वाई इज देयर सडनली अ फैड, ठीक है, कि कोई भी चीज़ है तो उसको ये तो एंटी इंडिया है, एंटी सेक्युलरिज्म है, एंटी दिस एंटी दैट, ठीक है। दूसरी बात एक और, कि देयर इज एन एलिटिस्ट कल्चर ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म, ठीक है। आपने ये बात नोटिस करी होगी कि इंटेलेक्चुअल्स यूजुअली जो होते हैं वो कहा जाता है पीपल हु आर ऑन द सेंटर ऑफ लेफ्ट ऑफ सेंटर, सॉरी, ऑन लेफ्ट ऑफ सेंटर, कि भाई जो लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी, उन्हें इंटेलेक्चुअल्स क्या, कि मतलब तो जो हल्के से राइट हैं वो क्या मोरॉन्स हैं, वो फूल्स हैं? अबे बस भाई, क्या उनकी IQ लेवल -340 है क्या? या उन लोगों को ये चीज़ अलाउड ही नहीं है कि वो अपने आप को बुद्धिजीवी कह सकें, अपने आप को इंटेलेक्चुअल कह सकें? क्या इंटेलेक्चुअल शब्द पे किसी ने कॉपीराइट करा रखा है कि अनलेस until you are not speaking English, you are not speaking impeccable English, you are not from some Oxford, Harvard University or of JNU and this and that, तब तक आप इंटेलेक्चुअल नहीं कहलाएंगे। जब तक आप ऐसी बातें ना कह सकें कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो, तब तक आप इंटेलेक्चुअल नहीं करेंगे। ये किसी ने ठेका ले रखा है उस चीज़ का? क्यों उस चीज़ के ऊपर एक फैशन है? क्यों एक फैशन बना हुआ है? मैं तो गवर्नमेंट्स की बात भी नहीं कर रहा, आप एंटी गवर्नमेंट हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये अनकूल बताने वाला क्या चीज़ है? एक और बात कि देयर हैज़ बीन अ सर्ज, आई लाइक सूफिज्म। मैं इनफैक्ट जाता हूँ निज़ामुद्दीन दरगाह जाता हूँ, तो मैं तो
गाने गाता हूँ कि आज रंग हैं, आपने सुना होगा, आज रंग है रीमा रंग है जिन्हें, मैं गाता हूँ वहाँ पर जाके, ठीक है, साथ में सारी कम्युनिटी के लोग होते हैं, वहाँ पर जाके मैं गाता हूँ, ठीक है। मैंने एक सर्च देखा यूथ में कि उनको दरगाह जाने में बड़ा कूल लगता है, ठीक है, कि आज रंग है या फिर कुन फाया कुन गाना गाया जाए, या फिर वहीं पर अगर माता जी का चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है ना, दैट इज कंसिडर्ड अ कॉमेडी थिंग। व्हाई इज दैट? व्हाई इज एनीथिंग दैट इज इंडियन और you know, in fact something which is related to Hinduism, why is that you know, considered bad? If secularism is this, then you have to, you know, give space to everything. आप जितना आप किसी भी उसको करें, तो ये मैंने चीज़ देखी कि आज का जो मॉडर्न इंडियन है, जो मॉडर्न इंडियन यूथ है, वो चीज़ों को कूल और अनकूल में डिवाइड कर देता है कि ये चीज़ कूल है, ये चीज़ अनकूल, और उस वजह से वो बहुत सारी चीज़ों पे मिस आउट कर जाता है। वो ये चीज़ों की गहराई नहीं समझ पाता कि कितनी गहरी है। इनफैक्ट जब हम दरगाह की बात कर ही रहे हैं, वो ये नहीं देखता कि उन लोगों के विचार क्या थे, जो पीर थे, जो इतने बड़े पीर थे, उन लोगों के विचार क्या थे, साधु महात्माओं के विचार क्या थे। वो विचार पे नहीं जाता, वो कूलनेस पे जाता है कि किस पे पिक्चर बनी है, किस में किसका मजाक उड़ाया गया और कौन सी चीज़ आजकल ट्रेंडिंग है। कि अगर बोल दिया गया कि हमको चाहिए आज़ादी और फलाना JNU में, ठीक है, तो लोगों ने उसको, इस एंथम को ऐसा बना दिया कि जैसे उनको सच में हर चीज़ से आज़ादी चाहिए। किस चीज़ से आज़ादी चाहिए, किसी से पता नहीं किस चीज़ से आज़ादी चाहिए। क्या आज़ादी चाहिए? आज़ादी तो मिली हुई है आपको, क्या आज़ादी चाहिए आपको? कहेंगे पता नहीं किस चीज़ की आज़ादी, हम तो गा रहे थे तो आज़ादी, और वो पूरा अपना कूल है, बिकॉज दिस इज़ कूल। सो मैं अर्ज करना चाहूँगा सबको, सारे जितने भी लोग ये सुन रहे हैं, और आपके थ्रू आप जितने लोगों तक ये बात पहुंचा सकें, कि आप कोई भी चीज़ करिए, मैं किसी चीज़ के अगेंस्ट नहीं हूँ, आप कोई भी चीज़ फॉलो करिए, मेक श्योर वॉट एवर यू फॉलो इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली फ्रॉम विद इन, ठीक है। इफ़ यू हैव रीजन्स टू you know support something, or if you have reasons to go against something, have reasons for that. Let it come naturally out of you and let it manifest out of you, ठीक है। अगर आप बनना चाहते हैं तो आप नेचुरली बनिए, नेचुरली स्प्राउट करिए, चाहे जिस भी पंथ के हों आप, कुछ भी हों, लेकिन वो नेचुरली स्प्राउट करना चाहिए। वो रिफ्लेक्शन नहीं होना चाहिए कि आपने 4 लोगों के वीडियोस, यूट्यूब वीडियोस देखे, उसके बाद कहा अरे मेरी तो आइडियोलॉजी ये, ठीक है। और द सेम वे, ये तो मैंने इंटेलेक्चुअल बात कर दी, अब मैं नॉन इंटेलेक्चुअल बात करता हूँ कि जो एक सडन एक फैशन आ गया है। फैशन क्या है? ये फैशन नहीं है, एक हैबिट है, एक एडिक्शन है ऑफ गेम्स। तो ये गेम्स क्या होते हैं? आपको आप अपने फादर से पूछिए हर्ष, और पिछली जनरेशन के जो हमारे लोग हैं, हमारे बाप दादा, इन लोगों को कुछ अचीव करना होता था तो क्या अचीव करना होता था कि भाई या तो खेल कर रहे हैं या तो जो भी कर रहे हैं, उसके लिए उन्हें मेहनत करनी पड़ती थी। 6, 7, 8 महीने, 10 साल, कई साल मेहनत ही कर रहे हैं। मेहनत करके किसी दिन वो शायद कुछ अचीव कर लें या कोई ज्ञान पा लें, तो उन्हें मिलता था, हाँ डोपामीन मिला, यस आज मैं जाके संतुष्ट हुआ, इतने साल की मेहनत लगी। अभी क्या करना होता है? मेरे को मोबाइल ऐसे उठाना होता है, कोने में ऐसे बैठना होता है और खोलना होता है PUBG, ठीक है। फिर उसमें चल 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 जी पाई, और विनर चिकन डिनर इज द ग्रेटेस्ट एम्बिशन ऑफ द यूथ टुडे। क्यों? क्योंकि वो डोपामीन एकदम से देता है आपको, वो एकदम से आपको ये देखा, ये मैं जीत गया, ये, और अपने दोस्त कह रहा वाह भाई तू तो जीत गया, विनर चिकन डिनर, ठीक है। और वो चिकन डिनर खाने के बाद जब उसका असली लाइफ में चिकन डिनर बनता है, तो वो झेल नहीं पाता उस चीज़ को, क्योंकि लाइफ उसका चिकन डिनर बनाती है फिर, क्योंकि उसने ज़िंदगी तो देखी नहीं, उसने तो ज़िंदगी उसमें देखी। उसको लगता है कि वो एक ऐसा बंदा है जिसके ऊपर कई सारे तोप गोले लटके हुए हैं और उसके पास कई सारे गन्स हैं, ठीक है, और वो ऐसे ही वो स्नाइपर शॉट लेकर के मार सकता है, ठीक है। वो ये नहीं देखता कि ज़िंदगी की जो असली जो वो है असलियत, जो उसकी खूबसूरती है, वो है क्या।
एंड दैट इज़ वेयर दे फेल, कि असली पबजी जो है वो मतलब मोबाइल से बाहर चल रहा है। तो आइए, और अगर आपको मारना ही है तो अपने कॉम्प्लेक्सेस को मारिए, अपने फियर को मारिए जो आपके अंदर है। सबसे पहला फियर है आपका फियर ऑफ रिजेक्शन, कि कहीं मेरे को रिजेक्ट ना कर दे लोग, कि कहीं मैं कंफर्म नहीं करूँगा या मैं बता दूंगा कि मेरी इंडिविजुअलिटी ये है या फिर मैं डिफरेंट हूँ तुमसे, कहीं मेरे को एलियनेट ना कर दें या मेरे को भगा ना दें। सबसे पहले उस फियर को मारिए। जिन लोगों को आपके पास सचमुच रहना होगा वो वैसे भी रहेंगे, वो वैसे भी रहेंगे आपके पास। और सबसे पहले आपने जब इस फियर को मारा, जिस कॉम्प्लेक्स को मारा, उसके बाद आपको मारना है अपने आपके सामने वाले जो चैलेंजेस हैं। वो चैलेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, वो सोसाइटल चैलेंजेस होते हैं। जैसे मैं सोशल इवल्स को मारता हूँ, मेरा वो फितूर है कि मेरे को वो दिखता है तो मेरे सच में दिमाग में पिक्चर चल रही होती है, ओ ये मेरी लाइफ में भी आप जैसे पढ़ा होगा आपने आर्टिकल्स में, तो उसमें भी आपको ऐसा लगेगा जैसे पिक्चर देख रहा हूँ, क्योंकि सच में वो पिक्चर जैसी है। सच में मेरे को ऐसे रात को 2 बजे एकदम से कुछ आता है कि अरे ये है, ये समझ लो मैं मिशन पे जाता हूँ, मेरा बैग भी यहीं बगल में रखा हुआ है, सच में मिशन पे जाता हूँ, ये होता है वो होता है, बिल्कुल ऐसे एक धागे पे चल रही होती है ज़िंदगी। मेरे एक शब्द से इंसान ये भी कर सकता है, वो भी कर सकता है। आज तक 5000 सुसाइड केसेस सॉल्व किए, सारे के सारे लोग बच गए। और वो लोग ऐसे होते हैं कि अब मैं कूदने जा रही हूँ या मैं सामने आने जा रहा हूँ ट्रक के या कुछ मैं कुछ भी कहूँगा हर्ष, वो उसकी ज़िंदगी और मेरी ज़िंदगी दोनों बदल के रखेगा। मेरे लिए ये होता है मेरी डेली लाइफ। अगर इससे बड़ा कोई चैलेंज या एडवेंचर होता हो तो मुझे नहीं पता। व्हेन आई एम टॉकिंग टू पीपल, दे आर टेकिंग होप। मेरे पास अब आते हैं लोग 8-10 साल पहले, जैसे कोई आया, कोई अभी मिल रहा है एकदम, सर मैं आपको थैंक यू करना चाहता हूँ। मैं क्यों? कह रहे आप मेरे को एक बार ट्रेन में मिले थे। मैंने कहा फिर? कह रहे आपने मेरे से ये कह दिया था, उसके बाद मैंने अपना जीवन बदल लिया। उसमें जो खुशी मिलती है ना, वो मेरे को 1 लाख चिकन डिनर भी मिले। मैं चिकन खाता नहीं, लेकिन ये पबजी वाला चिकन डिनर भी मेरे को नहीं दे सकता। सो गो आफ्टर द रियल चैलेंजेस इन लाइफ and go after the real things that are there na, instead of just this. So I believe that youth should go inside themselves and manifest this light. And for this meri jo venture hai, the light mission, that is working in spheres of education, innovation and social ventures. और मैं डेली ये काम जो है उसके थ्रू करने की कोशिश करता हूँ। बहुत लंबा। since you're talking about light mission, तो उसी के बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जितने भी आपके प्रोजेक्ट्स हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा आपने यूथ जो लोग हैं उन पे होप जगाने की कोशिश की है डिफरेंट तरीक़ों से। सो व्हेन यू फाउंडेड द लाइट मिशन, जो एक काफ़ी एम्बिशियस मूवमेंट है, सो माई क्वेश्चन इज यू फर्स्टली दैट यू वेयर डू यू सी योरसेल्फ? आर यू अ सक्सेसफुल सोशल एंटरप्रेन्योर इन योर माइंड और समथिंग? और सेकेंडली कि अगर किसी को आपके काम को ज्वाइन करना है और इफ़ ही वांट्स टू डू समथिंग जस्ट एज यू आर डूइंग, तो कैसे आपको वो ज्वाइन कर सकता है? सबसे पहले ये जो सवाल है हर्ष की, एम आई अ सक्सेसफुल सोशल एंटरप्रेन्योर, ये सवाल एक्चुअली गलत है। आप कभी सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल नहीं होते, आप या तो होते हो या तो नहीं होते। If I am a social entrepreneur and if I am living the life of that, ठीक है, then I have actually fulfilled my role as a social entrepreneur, ठीक है, get it? एक सोल्जर ट्रेन होता है सोल्जर बनने के लिए, लेकिन अगर उसने जंग अगर नहीं लड़ी, ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो एक सोल्जर नहीं है, वो सोल्जर फिर भी है, राइट? सो इसलिए सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल कुछ नहीं होता। इफ़ आई एम if I am like living a life of a social entrepreneur or a social reformer, then क्योंकि entrepreneur नहीं कहूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा पैसा तो कमाता ही नहीं, मैं तो entrepreneurship करता ही नहीं ज़्यादा, मैं रिफॉर्म ही करता हूँ, तो मैं रिफॉर्मर कहूँगा। तो if I am a social reformer and if I have changed the life of even one person, then it has achieved its purpose. सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल नहीं मैं मानता हूँ इस शब्द में। तो आई थिंक येस, आई हैव अचीव्ड माई पर्पस ऑफ बीइंग अ सोशल रिफॉर्मर, बिकॉज वो जो काउंट है वो एक नहीं, वो कई सारे, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट इज़ माई बिगेस्ट वेल्थ, that I have been able to help achieve love with various kind of
communities, people, and anyone who is like sad. तो मेरे को लगता है कि मैंने वो चीज़ दी हुई है, उन्होंने वो चीज़ मेरे को उल्टा प्यार दिया, तो मैंने कमा लिया उस चीज़ को। तो वो चीज़ है, एंड आई थिंक उससे बड़ी कोई खुशी होती नहीं। मतलब मैं यही समझता हूँ ना कि मतलब आप कितना कंज्यूम कर लोगे। हम सब लोग कंजम्पशन बेस पे चलते हैं। एक और चीज़ सुनो हर्ष, कि हम लोग हमेशा कंज्यूम कर रहे हैं। हम लोग बचपन में पैदा होते हैं तो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं कि भाई पहले हमने अपने माँ बाप का प्यार कंज्यूम किया, फिर बड़े हुए फिर दोस्तों का प्यार कंज्यूम किया, फिर और बड़े हुए तो गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का प्यार कंज्यूम किया, फिर अपनी नौकरी में रिस्पेक्ट कंज्यूम करी, फिर एंटरटेनमेंट कंज्यूम किया, ठीक है, फिर हमने ईगोज़ कंज्यूम करी, ठीक है, ये तो इतना कमाता है, मैं इतना कमाता है, ठीक है, मैंने वो कंज्यूम किया, ठीक है, मैंने झूठी शान कंज्यूम करी, ठीक है, फिर उसके बाद मेरे बच्चे हो गए तो मैं उनके थ्रू अपनी ईगो सेटिस्फाई करके वो कंज्यूम करता रहा, कंज्यूम, और एक समय ऐसा आएगा कि मैं सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम किया। एंड इफ वी कीप कंज्यूमिंग, व्हाट डू वी गिव एक्चुअली? वी गिव ओनली शिट। इफ यू कीप कंज्यूमिंग हर्ष, व्हाट वुड हैपन? तो मैं सोचो ऐसे खाओगे और ऐसे बैठे रहो, कंज्यूम, व्हाट विल यू डू? यू विल ओनली शिट। सो द थिंग इज दैट we have to create, we have to construct, and that is very vital. अगर आप कुछ भी कर रहे हो, आप पैसा कमाना चाहो कमाओ, ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप चीज़ें लाओ, ठीक है, लेकिन उसकी भी एक हद होनी चाहिए, ठीक है, कि आपने अगर ये चीज़ ले ली, फिर क्या मज़ा आया आपको? मतलब आपकी गाड़ी में 5 लोग बैठ सकते हैं, चलो 10 लोग बैठ सकते हैं, फिर वो आपका पर्पस सॉल्व हो गया ना। वो बड़ी से बड़ी गाड़ी और ये वो बड़ा से बड़ा कंज्यूम करके करोगे क्या? दैट डज नॉट गिव यू मीनिंग एट ऑल। सो आई बिलीव कि लोगों को क्रिएट करना ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए, कि वो क्रिएट कर पाएँ अपने जीवन में कुछ ऐसा कि वो एक अलग ही लेवल पे पहुंच जाए। क्योंकि क्या होता है ना, व्हेन यू बिकम अ गिवर, व्हेन यू बिकम अ क्रिएटर, यू आर नेवर इन डर्थ ऑफ एनीथिंग। तुम्हारे अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी, क्योंकि तुम ही क्रिएटर हो, ठीक है। अगर मेरे अंदर सपोज लव निकल रहा है, मैं लोगों को खुशियाँ देता हूँ, तो मेरे अंदर से खुशी निकल रही है, ठीक है। कोई भी मेरे पास आता है तो वो खुश हो जाता है एकदम से, ठीक है। तो अगर मैं अकेला बैठा हूँ तो यानी मेरे अंदर तो भरा ही हुआ है ना ये लव और ये हैप्पीनेस, यानी मैं तो कभी ख़त्म नहीं होगा। आई एम नेवर इन डर्थ, आई एम नेवर इन इट्स malnutrition of love, right? So whenever you are whenever you are a creator, you will always be full. This is a very important thing to understand, that are we creators, or are we consumers who is only consuming? और उस तरीके से मैंने आपको पहले भी कहा है, मैं मल्टी मिलियनेयर, बिलियनेयर, ट्रिलियनेयर टाइप का इंसान हूँ, क्योंकि मैं क्रिएट करता हूँ चीज़ें। कोई मेरे पास कुछ भी ना हो आज, लेकिन ये है कि मेरे पास कोई अगर आएगा तो वो लेके ही जाएगा कुछ, मैं भले ही किसी से कुछ ना